अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। चीफ जस्टिस याया अफरीदी छक्के पर जी छक्का मार रहे हैं, सरप्राइज पर सरप्राइज दे रहे हैं। आज पूरा दिन चीफ जस्टिस याया अफरीदी के हलफ उठाने से लेकर और अब रात 10 बजे तक, यानी सरप्राइज पर सरप्राइज है, छक्के पर छक्का है और हुकूमत के भी छक्के छूट गए हैं और हुकूमत भी मजबूर हो गई है कि अब हम करें तो करें क्या, या अफरीदी साहब का रास्ता कैसे रोकें। ये तो काम उल्टा पड़ गया है। सबसे बड़ी खबर, पहले जो है वो या अफरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का इजलास पीर 28 अक्टूबर को तलब किया था। अब उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब कर लिया है। यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जजेस की तैनाती का मामला देखा जाता है, परफॉर्मेंस का मामला देखा जाता है, जो शिकायत होती हैं और बाकी जो चीजें होती हैं उन सारी चीजों को देखा जाता है। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है कि आते ही उन्होंने जो फ्रंट सीट है, जब उस पर वो बैठे हैं तो उन्होंने सारे मामला जो बिगड़े हुए थे, जो काजी के दौर में मुतराजा चीजें थी, उनको दुरुस्त करने का फैसला कर लिया है। फुल कोर्ट बुला लिया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया और उसके साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से उन्होंने जो है वो अहकामात दे दिए कि लाइव स्ट्रीमिंग हर मुकदमे की होनी चाहिए। अब कुछ टाउट इस वक्त सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से जो ड्यूटी थी, जो जिम्मेदारी लगाई गई थी, वो तो जस्टिस अतर निल्ला की लगाई गई थी। तो इसका मतलब ये है कि जस्टिस अतर निल्ला नाकाम हुए हैं और इसीलिए आज मोहम्मद अली मजहर साहब की ये ड्यूटी लगाई गई है। तो आते ही जो है वो या अफरीदी साहब ने सबसे पहले अतर निल्ला साहब, जो उनके 40 साल से दोस्त हैं, उनको क्लीन बोल्ड किया है, उनको साइड लाइन किया। हालांकि हकीकत यह है कि तमाम जो इंतजामात थे, जो सामान खरीदना था, जो मशवरे थे, वो दे दिए थे जिस अतर निल्ला ने। और उन्होंने कहा था कि इमरान खान की भी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, जो नैब का मुकदमा था उसमें, और उनके अहकामात माने नहीं गए थे। और उसके बाद उन्होंने जो अपना लिखा था इख्तिलाफी नोट, उसके अंदर इस सब का उन्होंने जिक्र भी किया था। तो लिहाजा इसमें कोई सदाकत नहीं है जो जस्टिस अतर निल्ला के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, जिस पर पीटीआई वालों को खुश भी होना चाहिए, और मैं समझता हूं पीटीआई के लिए आज की ये बड़ी खबर है। आप इसको यूं कहे कि जैसे याया अफरीदी की जानब से पीटीआई को पहली सलामी दी गई है, तो यह गलत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जनाब इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास जुम्मे वाले दिन तलब कर लिया है। यानी वो तमाम इंतजामी जज एंड टेररिस्ट कोर्ट के, उनको रिपोर्ट समेत सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया गया है। अब आप पूछेंगे कि इसका क्या फायदा होगा, ये कौन सी बड़ी खबर है। इस वक्त पीटीआई के जो तमाम बड़े मुकदमे हैं ना, जो इस वक्त चल रहे हैं, वो है तमाम के तमाम एंटी टेररिस्ट कोर्टों के अंदर। यानी 9 मई के मुकदमात, चाहे वो लाहौर की क़यादत के हों, चाहे इस्लामाबाद की क़यादत के हों, तो एंटी टेररिस्ट कोर्ट इस वक्त बड़ा मसला है। जज अबू असनाद जैसे जज, जज ताहिर अब्बास सप्रा जैसे लोग, वो ऐसे ही आपको पता है रिमांड दे देते हैं, जमानत नहीं होने देते, और वो जिस तरह के फैसले देते हैं वो तो आपने देखे हैं। तो लिहाजा इन जजों की वजह से सबसे ज्यादा अदालतें बदनाम हुई हैं, चाहे वो लाहौर के जज हों, चाहे वो इस्लामाबाद के जज हों, कि जो इन्होंने गंद गोला है। तो लिहाजा इनको रिपोर्ट समेत बुला लिया गया कि आओ ना जरा रिपोर्ट पेश करो, तुमने किया क्या है, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो या कोई काम भी करते हो। तो ये भी एक बड़ी खबर है, बड़ी पेशरफ्त। अच्छा, फिर जो लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी तो चेंज हो गई, पुरानी वाली बहाल हो गई, अब देखते ही हैं कि कैसे बेंच बनते हैं, कैसे जो है वो रोस्टर जारी होता है। कयूम सिद्दीकी जैसे जो टाउट है वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि देखें जी, वुकला मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि यार वो अब ड्यूटी रोस्टर जारी होगा नहीं होगा, बेंच बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो क्या फैसला होगा, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाले मामले का क्या बनेगा, वो तो पुरानी कमेटी बहाल हो गई है, जैसे मंसूर तो मुल्क से बाहर हैं, तो अब क्या बेंच बनेंगे या जैसे मंसूर के आने का इंतजार किया जाएगा। तो जनाब वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। बतौर चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने पहला जो जजेस रोस्टर है वो जारी करवा दिया है, और 8 के करीब नए जो है वो बेंच बने, 8 बने हैं। एक बेंच 3 रुकनी है और बाकी 7 जो है
वो 2 रुकनी है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। बेंच नंबर 1 के अंदर जैसे याया अफरीदी बैठेंगे, ये 28 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक की जो है ना वो काज लिस्ट है। याया अफरीदी साहब, उनके साथ जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब बैठेंगे। बेंच नंबर 2 जैसे मुनीब अख्तर हेड करेंगे और जैसे अतर मिल्ला उनके साथ होंगे। बैच नंबर 3 जैसे अमीनुद्दीन खान होंगे, जैसे अरफान सादत खान उनके साथ होंगे। बैच नंबर 4 में जैसे जमाल खान मंदोखेल हेड करेंगे, जैसे मुसरत हिलाली होंगी, जैसे मलिक शहजाद अहमद खान होंगे। बैच नंबर 5 के अंदर जैसे मोहम्मद अली मजर होंगे और जैसे सैयद हसन अजहर रिजवी साहब उनके साथ होंगे। इसी तरह से जैसे आयशा मलिक साहिबा होंगी बैच नंबर 6 में, और जैसे अकील अहमद अब्बासी साहब उनके साथ होंगे। बेंच नंबर 7 के अंदर जैसे शाहिद वहीद बेंच को हेड करेंगे और उनके साथ जैसे नईम अख्तर अफगान होंगे। बेंच नंबर 8 में सरदार तारक मसूद इडहाक जज जो 25-26 लाख में इस वक्त कौम को पढ़ रहे हैं, और उनके साथ दूसरे इडहाक जज जैसे मजर आलम मियां खेल साहब होंगे। तो ये जनाब पहला जो जजेस रोस्टर है वो भी जारी कर दिया गया, यानी जो कमेटी बहाल हुई है जैसे मुनीब वाली, ये आप यूं कहिए कि ये जैसे मुनीब और जैसे याया अफरीदी ने मिलकर ये बेंचेस बनाए हैं। तो ये सबसे अहम चीज है जो याद रखने की है। काजी फायज ईसा की वीडियो पर वीडियो आ रही है जी, बड़ी वो वीडियो देख के शर्मिंदगी भी होती है कि ये हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस आज ही रिटायर हुए रात को 12 बजे, अभी अगली रात के 12 नहीं बजे मुल्क से फरार भी हो गए, और जो उनके साथ जहाज के अंदर, जो उनके साथ एयरपोर्ट के अंदर हो रहा है, वो वीडियो में साथ चला तो सकता हूं लेकिन आपको सुना नहीं सकता। यानी जो अब्यूजिव लैंग्वेज उसके अंदर यूज की गई है, जो काजी साहब को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं ना लोग एयरपोर्ट पे और जहाज के अंदर, उसकी ऑडियो नहीं मैं आपको सुना सकता लेकिन वीडियो दिखा सकता हूं उनके साथ हो क्या रहा है। यानी ये तो कमर जावेद बाजवा के साथ भी नहीं हुआ था जो काजी साहब के साथ हो रहा है। और टाउट बड़ी बढ़ चढ़ के खबरें लगा रहे हैं। खबर क्या है? साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज साहब बरतानवी दरसगाह मिडल टेंपल में बतौर बेंचर मुंतखब होने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। काजी फायज साहब अपने एजाज में 29 अक्टूबर को तकरीब में शिरकत करेंगे। काजी फायज साहब को यह एजाज हासिल है कि वो पाकिस्तान की पहली शख्सियत हैं जिन्हें मिडल टेंपल में बतौर बेंचर यानी बतौर उस्ताद जो है वो तैनात किया गया है, और उनके वालिद ने वहां से ग्रेजुएशन की थी और अब वो जो बन गए हैं। और ये जो बरतानिया की 4 बड़ी दरसगाहें हैं कानून के हवाले से, उनमें से एक है, तो लिहाजा यहां से निकले, वहां पे नौकरी मिल गई, और साथ में जो लान तान हो रही है वो अलग से हो रही है। तो ये जनाब इस वक्त के मामलात हैं। एक और खबर सुन लें। आज आपको खबर दी थी पिछले व्लॉग में कि जो पीटीआई के वकील हैं फैसल फरीद चौधरी साहब, फवाद चौधरी के भाई, उन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया कि इमरान खान को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात नहीं मिल रही। और आपको बताया था कि कल उनको निकाल दिया गया था तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों से और पीटीआई की लीगल टीम से भी हटा दिया गया था। आज जो खबर आई कि बैरिस्टर गोहर ने उनको इजाजत दी है और उन्होंने ये पिटीशन फाइल की है। हर तरफ शोर मच गया कि वो जो है वो सलमान अकरम राजा साहब हटा रहे हैं और बैरिस्टर गोहर साहब उनसे पिटीशनें करवा रहे हैं। तो इस पर बैरिस्टर गोहर ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो पिटीशन फाइल हुई है वो हमारी तरफ से नहीं है, हमारे अब वकील नहीं है फैसल चौधरी साहब, हम मंडे के दिन अलग से अपनी पिटीशन जो है वो फाइल करेंगे और हमारे अपने वकला उसके अंदर आर्गो करेंगे। अब बंदा पूछे, आप जब मौलाना फजल रहमान के दर पे गए थे और आपकी खान से मुलाकात हुई थी इस तरमीम से पहले, उस वक्त भी आप देख आए थे खान की दाढ़ी बड़ी हुई है, खान को पिंजरे में रखा हुआ है। उस दिन से लेकर आज तक आपने क्यों ऐसी कोई पिटीशन फाइल नहीं की? फैसल फरीद चौधरी की वजह से आपकी मुलाकात हुई, अब उन्होंने पहल किया और उन्होंने वो पिटीशन मूव किया। अब आप लोगों को साड़ा, अब आपको याद आएगा कि मंडे के रोज हमने पिटीशन फाइल करनी है। तो ये पीटीआई की लीगल टीम की नालायकी है, 2 नंबरी है। फिर तनकीद करे तो कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादती हो रही है, लेकिन ये वाकई इनकी नालायकी है कि इतने दिन गुजर गए, आज आमर फारूक के हुक्म के बावजूद नूरीन नियाजी खान की बहन से मुलाकात नहीं करवाई गई, और कब से जो है वो खान पिंजरे में बंद है, अखबार नहीं मिल रहा, टीवी नहीं मिल रहा, वो जो जिस तरह से जुल्म हो रहा है। लेकिन याद नहीं आया, अब जब फैसल फरीद चौधरी ने दरखास्त मूव की है तो अब याद आया जी ये तो वो बड़ा काम करने वाला था, तो अब तो जो है वो हम करेंगे, वो तो हम करेंगे, वो हमारे वकला जो है अब वो आर्गो करेंगे। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब जैसे याया अफरीदी पहला दिन आते ही चाह गए, काबू नहीं आ रहे। अब असल इम्तिहान जो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का मसला है वो तो ये है कि 17 सीटों वाले हुकूमत में है और 2/3 मेजोरिटी वाले जेलों में है। तो सबसे बड़ा जो इम्तिहान है वो तो जैसे याया अफरीदी का ये होगा। बेशक आते ही उन्होंने आज 100/100 100 में से 110 नंबर है जैसे याया अफरीदी का, लेकिन बड़ा इम्तिहान
जाली मैंडेट, जाली हुकूमत, 8 फरवरी के इलेक्शन का पोस्टमार्टम, उसका जो है वो जिसे कहते हैं ऑडिट, वो सबसे बड़ा इनका इम्तिहान होगा। लेकिन अब हुकूमत घबरा गई है, पहले दिन ही घबरा गई है। आसमा शिराजी साहिबा एंकर हैं, कहती हैं जजेस कमेटी में जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को शामिल करने पर हुकूमत का एक और तरमीम लाने का फैसला। चीफ जस्टिस, सीनियर जज और आईनी अदालत के सरबराह कमेटी अरकान होंगे। यानी अब एक और तरमीम की जाएगी। यानी ये तो ऐसे ही है ना कि हर बात को तरमीम कर दो, सुबह उठो शाम के देखो फलां जज काबू नहीं आ रहा, तरमीम कर दो, फिर दोपहर को तरमीम कर दो। यानी ये अब इस तरह से अदलिया को कंट्रोल जो है वो किया जाएगा। तो बहरहाल लंदन प्लान के अंदर जितने भी किरदार थे उनमें से 2 तो लंदन पहुंच गए हैं, काजी साहब भी पहुंच गए और मियां साहब भी जो है वो पहुंच रहे हैं। और अब देखते हैं आगे आगे कि होता क्या है। पाकिस्तान जिंदाबाद।